उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की एक्सीडेंटली मौत के बाद उसे दादी ने अपनी निगरानी में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि इस घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी ज़बान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की कमी है। वो हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता। दरअसल अभी तक उसे अपनी आइडियल मिली नहीं थी, लेकिन जब वो दादी के साथ गांव आया तो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी उसके साथ आ गई थी। असन ने बीवी के लिए जो आइडियल बना रखा था वो चूर चूर हो चुका था। असर ने गांव में ही सोच लिया था कि वो उसे कभी भी बीवी का दर्जा नहीं देगा। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद पूरी हो चुकी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो उसी के प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम उठा है और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है, या फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। हालांकि उसने शोहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया कि बीवी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो अच्छी बीवी वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो भी उसे कबूल ना कर सका क्योंकि वो गांव की थी और वो शहर का। उसमें वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो उसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं था, ना आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो अखबार की हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मशरूफियत नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। उसने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन उसके ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजरें उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा। कुछ लम्हे के बाद उसे फिर महसूस हुआ जैसे उसे कोई मुस्तकिल देख रहा है। इस बार उसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है उससे चुपके चुपके उसे देख रही है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से उसकी आँख खुली। तब उसने चादर से देखा, हाथ बांधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फिर वो चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो उसे लगातार देखे जा रही थी। उसे नहीं पता था वो भी उसे देख रहा है, लेकिन अगर उसे पता होता तो वो शायद हड़बड़ाकर वहाँ से बाहर निकल जाती। वो सुबह काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर से वो उसे लगातार घूर रही थी। क्या वो हमेशा उसे ऐसे ही घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? दिमाग ये समझने से खाली था, मगर उसने खुद में नया बदलाव ये महसूस किया
कि वो अखबार बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। पता नहीं क्यों वो फिर से अपना ध्यान अखबार पर नहीं दे पा रहा था। वो उन्हीं सोचों में उलझा बैठा था कि वो उसके पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था। वो परफ्यूम इतना लगा कर आई थी कि जैसे नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी उसने हमेशा से अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से फराह की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती है। उसने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वो कहते कहते अचानक चुप हो गई। असर ने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी, लेकिन फराह उसके पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, वो जी, हम बाहर चले। वो दिल की बात जबान तक ले आई। असर ने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से देखने लगा। कहाँ जी? वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। शर्मा कर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, ओहो, कैसी कैसी खुशफहमियां हैं मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही हूँ, पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है। उसने चाय का सिप लेते हुए अंदर तंज भरी हंसी से कहा, नहीं, मैं जरा बिजी हूँ। असर ने रूखेपन से जवाब दिया। फिर लड़की का चेहरा बुझते हुए देखा। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नजर चुराई और भागती हुई अंदर चली गई। वो जानता था अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी मैडम। असर काफी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नजरें दौड़ाने लगा। कहाँ गई, नजर नहीं आ रही है। वो उसको देखना चाहता था। उसने दिल ही दिल में सोचा। फिर पानी पीने के बहाने वह किचन में चला गया। वहाँ भी वो उसे नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर वह अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी, ए खुदा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती। तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है। सब इख्तियार तेरे पास है, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? वो रब से शिकवा कर रही थी। मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा, तेरी इबादत की है। उनका तो मुझे ये सिला देगा, मुझे मेरी नेकियों का सिला दे दे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दे भले। आखिरत में मेरे लिए कोई खास हिस्सा ना रख, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दरवाजे से खाली मत लौटाओ। वो खुदा से अपनी नेकियों का सिला मांग रही थी, खुदा को अपनी इबादत जता रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दी हुई चीज़ वो वापस मांग रही थी। ये भी भूल गई थी वो खुद एक मामूली सी बंदी है। इंसान भी क्या चीज़ है, बड़े शौक से इबादत करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी ही इबादत का हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं वो क्या मांग रही थी। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो वो खुदा से गिड़गिड़ा कर मांग रही थी। असर दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे इस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों उसने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर वो उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सा उसकी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो है इस घर में। एक बात तो वो शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही वो उनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा। इसलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है। ना ही ये वो लड़की है जिसके साथ उसको अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। ना गुजार सकता है। उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि उसे उलझन होती थी। उसकी शक्ल देखकर उलझता था, नफरत होती थी इस लड़की से। आ गई गांव से मेरे साथ इस शहर में। फराह अब सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। उसने गौर से उसका चेहरा देखा, जहां कोई आंसू, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब वो लड़की अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब वो किचन में जाने लगी तो उसने उसको आवाज दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। जी हम? उसने पूछा। हाँ हम, मतलब हम दोनों? ओके। वो मुस्कुरा दी। और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना,
अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार असर को अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वो अपनी जिंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। उसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। वो दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। वो क्योंकि थक चुका था इसलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। और फिर एक दिन इस पगली सी लड़की ने उसकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी उसके सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो उसने कहा कि उसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी ये बात। काली रंग की और भी शर्ट मेरे पास है और हर शर्ट का तो हिसाब मैं नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो सब जानता है। हैरत का झटका लगा। पता नहीं कैसी पगली लड़की है, ऐसी लड़कियाँ भी होती है दुनिया में। वो सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि वो अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, हैरान हो जाता कि कौन सही है, ये एक अनपढ़ गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां जो अपने शौहरों पर हुकूमत करती थी। ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना। उसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब भी लगती थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक बहुत अलग ही तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियां थी जो शौहरों की हर बात पर एतराज़ करती हैं, और ये एक है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को अपने पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए उसे 30 दिन हो चुके थे और इन 30 दिनों में उसने नोट किया कि वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती। अब वो फर्श पर लेट गई थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी और वो बस हूँ हाँ में या कभी कभी तो उसे गुस्से से छिड़क भी देता था, मगर वो कभी उसके गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। उसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन पूछने पर, ये क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो? तो उसने जवाब दिया कि जी मेरे पास इतने ही कपड़े हैं, बाकी मैले हैं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? जी 4। उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ। जिस लड़की के शौहर की इतनी अच्छी तनख्वाह हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 4 सादा कॉटन के कपड़े, ये इतनी अजीब बात है। उसके खुद ढेरों कपड़े थे और उसने उससे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? उससे मांगना चाहिए था, ये उसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था। वो बस मुझे याद नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ। सुबह जब फजर की अजान हुई तो वो उसे उठाने लगी कि आप भी नमाज पढ़ लें। उसके छूने पर उसको अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की? ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके ना? तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ और ना कभी करूँगा, इसलिए ये अच्छी बीवियों वाला रवैया तुम छोड़ दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था।
उसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो चिढ़ गया था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गेट आउट, उसने चिल्ला कर कहा। याद आया वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। उसका खून खौल रहा था। काफ़ी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लग गई। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसने जागने में देर हो गई थी। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो वो उठकर वॉशरूम गया और सर में हल्के दर्द का उसे एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाक़या अभी भी दिमाग में ताज़ा था और हमेशा की तरह उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर था। वो समझ गया वो उससे नाराज़ है। तुमने अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आए, उसके दिल ने आवाज़ दी। वो किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ कि नाश्ता बनाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खाना बनाने की उसकी आदत ही छूट चुकी थी। वो बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। वो ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए वो सोच रहा था, कहाँ चली गई? चली गई तो उससे क्या? वह जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही तो चाहता था, वह चली जाए उसके घर से। लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो बहुत खुश होना था। क्या वो उसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज़ आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा। क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगी हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को छुटलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई है। मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? उसे चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उसे पहली बार पता चला कि वह उससे मोहब्बत करने लगा है। वो उसे अपनी ज़िंदगी के साथी बनाना चाहता था। वो यही लड़की थी, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। इससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढकर लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की घर के काम करती, क्या उसे इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती? मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं, उसे बीवी नहीं समझा, लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी की करंट तो नहीं मारता? जी हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उसका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलाना आती है जी? या खुदा मुझे अपने घर में खाली मत लौटाए। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दे जी। वो आपकी काली शर्ट जल गई है। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा, हम दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड में चला रहा था। जल्द से जल्द वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी कि वो चली ना जाए। भागकर वो रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है, उसकी तो जान निकल गई, खून सूख गया था, थक हार कर वो ढेर हो गया बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे सकती है। काफ़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया, अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी की कदमों की चप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। उसे पकड़कर झिंझोरने लगा। जी वो हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा अब आइंदा तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से बीवी एक्सेप्ट करता हूँ। तुम एक लड़की नहीं रहोगी, बल्कि मेरी प्यारी सी बीवी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब वो आवाज़ दे रहा था, पुकार रहा था, भाग रहा था, तो उसकी आवाज़ वो सुन नहीं पाई थी। उसके शौहर जो सुबह आग बरसा रहे थे, अब बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक वो उसे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है दिल मेरा टूट गया था। आपके गुस्से से गुस्सा करे, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराइए। और फिर मुस्कुराकर शरारत से कहने लगी आपको एक सच बताऊं, मैं आपको देख चुकी थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं खिड़की से आपको मुंह बनाए देख रही थी, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने इतने दिन तंग किया है, तो मैं भी आपको तंग कर रही थी। देख रही थी वो तड़प और अपना बदला वसूल कर रही थी। सुबह तो उससे नाराज़ थी, रोई थी, लेकिन आज की सुबह वो सब कुछ नहीं हुआ था। वो तो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना कर पाता। ये तो किस्मत का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर इख्तियार रखता है, हमारे लिए बेहतर फैसले करता है। वही है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया उसकी है। उसने निगाहें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़ी वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में, ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पाँव नवाज कर भेजता है। फर्क तो सिर्फ इंसान करते हैं, और कब वो दिलों से नफरत निकालकर मोहब्बत भर दे, ये उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नोटिफिकेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह कहानी बनाते हैं तो दोस्तों, अगर मैं जिस माइक्रोफोन से कहानी बनाती हूँ, अगर आपको भी ये माइक्रोफोन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ से ख़रीद लीजिए। थैंक यू सो मच।